पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में आप सब लोग जानते हैं और आई थिंक आपने सीखी भी होगी और आप किसी कंपनी में ट्राई भी कर रहे होंगे। अब एक सीनियर प्रोग्रामर और एक जूनियर प्रोग्रामर के कोड में लिखने में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, आज के इस टॉपिक के लिए हम समझेंगे। यदि आप किसी कंपनी में लगने जा रहे हैं और वहां पे यदि कोडिंग टेस्ट है तो वहां पे आप एक सीनियर प्रोग्रामर की तरह कोड कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यदि आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी स्किल्स को सीखना है तो WS स्क्रिप्टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच के अंदर जाके आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए फॉर्म को फिल करके आप ये स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WS स्क्रिप्टेक, माय सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि एक जूनियर प्रोग्रामर और एक सीनियर प्रोग्रामर की कोडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। मतलब ऐसा क्या लिखता है सीनियर प्रोग्रामर जिसकी वजह से कंपनी इंप्रेस हो जाती है, और एक जूनियर प्रोग्रामर ऐसी क्या गलतियां करता है जो अपने कोडिंग के अंदर जिसकी वजह से कंपनियां उन्हें कहती है कि आप अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करो, राइट। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब फर्स्ट एंड ऑल बात करें कि एक सीनियर प्रोग्रामर अपने कोडिंग के अंदर क्या करता है। तो देखिए, जब भी कोई सीनियर प्रोग्रामर अपनी कोडिंग लिखता है तो वो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखता है कि कोडिंग जो है वो एक तो इजी फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि हर लोगों को समझ में आ सके। देन सेकंड चीज यहाँ पे कि उसके अंदर जितनी भी कम मिस्टेक्स हो सके उतनी कम वो मिस्टेक करने के लिए रखता है। देन आपके पास ज्यादा से ज्यादा वो ओप्स के कॉन्सेप्ट यूज करता है ताकि जब भी हमें दोबारा उस कोड के ऊपर जाके स्टडी करने की जरूरत पड़े या चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो वो आसानी से कर सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके पास एक सीनियर प्रोग्रामर अपनी कोडिंग के अंदर डालता है। चलिए आज उन टॉपिक के ऊपर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ कोडिंग के अंदर। जैसे ये मेरा पहला कोड लिखा है यहाँ पर, और ये जो कोड लिखा है एक जूनियर प्रोग्रामर ने लिखा है। अब इस कोड के अंदर कोड इसने बहुत सही लिखा है, और इस कोड के अंदर क्या कर रखा है जिसके अंदर हमें एक सर्कल का एरिया निकालने का एक मतलब बेसिक सा एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। अब एक जूनियर प्रोग्रामर क्या करेगा कि अपने इस कोडिंग के अंदर बहुत सारे कमेंट्स लिखेगा, जैसे कि इसने फर्स्ट लाइन में लिखा है, सेकंड लाइन में लिखा है, थर्ड लाइन में लिखा है, फोर्थ लाइन में लिखा है। अब ये जो कमेंट लिखने का तरीका है ना, दैट इज अ रॉन्ग वे। यस, ये जो जूनियर प्रोग्रामर जो लिख रहा है यहाँ पे कोडिंग कमेंट लिखने का तरीका, ये बहुत ही गलत तरीका है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सीनियर प्रोग्रामर। क्योंकि देखिए, कमेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक स्पेसिफिक जगह पे किया जाता है। हर जगह आप कमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी जगह आप दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक मैं इस फंक्शन के अंदर बात करूँ तो एक जूनियर प्रोग्रामर ने ये जो कोड लिखा है इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर वो डॉक स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकता था, जबकि उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कमेंट का इस्तेमाल किया है, जो कि कमेंट एक गलत चीज होती है यहाँ पे। चलिए, एक सीनियर प्रोग्रामर का यही लिखा हुआ कोड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि सीनियर प्रोग्रामर इस कोड को किस तरह से क्वालिफाई करेगा। तो देखिए, सीनियर प्रोग्रामर का कोड यदि आप लिखेंगे तो उसने क्या कर रखा है, एक बहुत ही अच्छी डॉक स्ट्रिंग लगा रखी है जिसके अंदर उसने बता रखा है कि ये फंक्शन क्या काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं और वो आर्गुमेंट किस टाइप के लिए जाते हैं, और उसके बाद वो रिटर्न क्या करता है अपने डेटा को। देखिए, दोनों का कोड लिखने का बहुत ही सिंपल वे है, मतलब दोनों का कोड लिखने का जो तरीका है बहुत ही सही तरीके से लिखा हुआ है। बट आप यहाँ पे दोनों के कोड के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या दिख रहा है आपके पास यहाँ पे कि इसके अंदर डॉक स्ट्रिंग इस्तेमाल की गई है। अब डॉक स्ट्रिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब कभी भी यदि कोई यूजर इस फंक्शन को यूज करेगा तो उस फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर्स जाने चाहिए और क्या वो रिजल्ट अपना आउटपुट में दिखाएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब यदि आप फंक्शन की स्टडी करेंगे तो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करने वाला है, ये स्टडी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो जो आंसर्स आपको देता है दैट इज आपके पास डॉक स्ट्रिंग देता है, ना कि कमेंट आपको रिजल्ट में देता है। तो एक मेजर डिफरेंस है आपके पास एक जूनियर प्रोग्रामर और एक सीनियर प्रोग्रामर के अंदर। जूनियर प्रोग्रामर जहां पे आपके पास कोड के अंदर आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या कहते हैं, कमेंट का इस्तेमाल करता है, वहीं पे सीनियर प्रोग्रामर बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ कमेंट का इस्तेमाल करता है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो डॉक स्ट्रिंग का ज्यादा इस्तेमाल करता है फंक्शन के अंदर। सेकंड ये बात करूं यहाँ पर कि देखिए, इसने बहुत सारे कमेंट इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे बहुत जगह कमेंट इस्तेमाल किए हैं, जो कि एक प्रोग्रामिंग के अंदर इतने ज्यादा कमेंट के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत ही लिमिटेड कमेंट लिखे जाते हैं। इससे ज्यादा आप क्या करें कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हो रहे हैं या जिस लाइन में आपको कमेंट लगने की जरूरत है यहाँ पे, वहां पे आप क्या करें, एक सिंपल सेंटेंस लिखें, या फिर आप क्या करें यहाँ पर कि आप अपने वेरिएबल का नाम ही उस तरह से डिक्लेयर कर दें। जैसे देखिए, यहाँ पे यदि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है किसका, सर्कल का, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट एरिया अंडरस्कोर सर्कल लिख सकता हूँ यहाँ पे, जबकि एक आपके पास यहाँ पे पूरा कमेंट लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर हम चेंजेस करें तो देखिए, इसने पाई की वैल्यू डिसाइड कर रखी है, उसके बाद पाई इंटू रेडियस इंटू सब कुछ यहाँ पे कर रखा है। अब ये एरिया किसका निकाला गया है, तो ये एरिया एक सर्कल का निकाला गया है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा अंडरस्कोर यहाँ पे लगा के सर्कल लिख सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस आपके पास होता है कि आप अपने कोड के अंदर जितने कम कमेंट का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्प रहने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रोग्राम के ऊपर। तो देखिए, अगले प्रोग्राम में क्या है कि आप अपने कोड के अंदर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं
तो फंक्शन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, राइट। बहुत ही कम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करें। और यदि आप अपने फंक्शंस को बना रहे हैं तो फंक्शंस को इस तरह से बनाइए, ईजी टू अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ताकि उस पे काम करने में आसानी हो। जैसे कि देखिए, एक जूनियर प्रोग्रामर का कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ और यही फंक्शन का कोड मैं एक सीनियर प्रोग्रामर का आपको दिखाऊँ यहाँ पे। तो दैट्स आप एक मेजर डिफरेंस देख पाएंगे कि दोनों के फंक्शंस के अंदर कितना डिफरेंस है। देखिए, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास इस फंक्शंस के अंदर, यदि मैं इस फंक्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो इस फंक्शन के अंदर देखिए पहले कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रखा है, फिर उसके बाद वॉल्यूम निकाला गया है, वॉल्यूम के बाद में रिटर्न वॉल्यूम किया। यदि आपके पास यहाँ पे रेडियस लेस देन 0 है तो रिटर्न नन किया गया है यहाँ पे। जबकि इस प्रोग्राम को यदि आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, रिजल्ट यदि लेस देन 0 है तो आपके पास नन है, अदरवाइज आपका काम यहाँ पर सिंपल हो जाएगा। मतलब आपको हर एक कंडीशन के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, उसकी जगह आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी आप अपना प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने प्रोग्राम को जितना इजी हो सके उतना इजी बनाइए, ज्यादातर कंडीशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करें। मतलब आपने बहुत ही मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है तो वो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिंपल, जितना ज्यादा हो सके उतनी कम कंडीशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके पास जितनी आप कंडीशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, उतनी बार आपका प्रोग्राम स्टॉप होता है यहाँ पे। और आप सब लोगों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग एक स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरप्रेटेड पे काम करती है, और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, इस वजह से वो हर एक स्टेप पे रुकता है। तो इस वजह से आपको जितना हो सके उतने कम कंडीशन स्टेटमेंट लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी सेकंड बात। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर। थर्ड ऑप्शन के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितने कम हो सके उतना कम लूप एंड कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे दोबारा यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन करा है। एंड यही प्रोग्राम आप सीनियर प्रोग्रामर का देखेंगे तो ये देखिए आपका सी अप्रोच का है। अब इसमें सीनियर प्रोग्रामर ने क्या इस्तेमाल किया है, सीनियर प्रोग्रामिंग ने यहाँ पे आपके पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया है कि पहले आपका एक लूप लगाया और लूप से आपने क्या किया, डेटा फाइंड आउट किया है। डेटा फाइंड आउट करने के बाद उसके अपेंड किया है और अपेंड करने के बाद उसके रिजल्ट को प्रिंट किया है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बहुत ही बड़ा हो चुका है। इसी को शॉर्ट हैंड तरीके से लिखा जा सकता है, और वो शॉर्ट हैंड तरीका यदि आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से शॉर्ट हैंड तरीका यहाँ पे लिखा गया है, जिसके अंदर क्या किया है, मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, एक सीनियर प्रोग्रामर अपने कोड के अंदर जितने ज्यादा हो सके शॉर्ट हैंड तरीके इस्तेमाल करता है, चाहे वो कंडीशन स्टेटमेंट में हो, चाहे आपके पास लूपिंग स्टेट में हो, चाहे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के दो। यदि उसे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट हैंड तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो शॉर्ट हैंड तरीके का उतना ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यदि मैं फंक्शन के अंदर बात करूँ तो फंक्शन के अंदर यदि मुझे सिंपल सा एक फंक्शन बनाना है तो वो फंक्शन मैं लैम्डा फंक्शन के थ्रू बनाऊंगा, बेसिकली नॉर्मल फंक्शन के थ्रू नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फंक्शन के अंदर यहाँ पे मुझे 3-4 लाइन लिखनी पड़ती है, वही काम यदि मैं लैम्डा फंक्शन से करूँ तो वो एक लाइन के अंदर कम कर देता है। इसके साथ साथ यदि मुझे मल्टीपल आउटपुट्स और मल्टीपल डेटा गेट करने वाला एक फंक्शन बनाना है तो फिर वहां पे मैं आर्क्स का इस्तेमाल करूंगा, अदर देन यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स ऊपर दूंगा, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वहां पे दूंगा। दैट्स वो काम मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। तो एक सीनियर प्रोग्रामर क्या करता है, अपने कोड को जितना ज्यादा रिड्यूस हो सके उतना ज्यादा रिड्यूस बनाने की कोशिश करता है, शॉर्ट हैंड तरीका ज्यादा इस्तेमाल करता है। आर्क्स फंक्शन की बात करें तो आर्क्स एंड कॉक्स का इस्तेमाल करता है। लिस्ट के अंदर कोई डेटा भेजने का काम कर रहा है तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करेंगे, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करेंगे। और यदि मैं बात करूं आपके पास कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर, तो कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है दैट्स वो भी एक शॉर्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है एक जूनियर प्रोग्रामर के अंदर और एक सीनियर प्रोग्रामर के अंदर। तो आपको जितने ज्यादा हो सके उतने शॉर्ट हैंड तरीके का इस्तेमाल करें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस के अंदर। फिर से देखिए, फंक्शन के अंदर फिर से मुझे कंडीशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए फिर से मैंने वही स्टेटमेंट लगाया है। अब दोनों प्रोग्रामर को यदि आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट, तो इसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, आपके पास गैप का। यस, एक होता है कोड ऑफ ब्यूटी, मतलब आप अपने कोड को जितना ज्यादा खूबसूरत रख सके उतना ज्यादा आपको खूबसूरत रखने की जरूरत होती है। अब यदि मैं इस प्रोग्राम को देखूं और इस प्रोग्राम को देखूं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक मेजर डिफरेंस आप यहाँ पे देखेंगे कि कोड के अंदर यहाँ पे गैप्स वगैरह का यहाँ पे स्पेशली नहीं ध्यान दिया गया। वैसे पाइथन कहता है कि आपको कोड के अंदर गैप्स वगैरह का कोई इतना मेंटेन नहीं है, भाई कितने भी गैप रखने आप रख सकते हो आराम से, लेकिन बट आपको एक कोड का एक मेंटेन रखना चाहिए कि कोड के अंदर कहाँ कहाँ स्पेस देना चाहिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, तो आप देखिए यहाँ पे एक आर्गुमेंट लिया गया। अब इस आर्गुमेंट के अंदर यदि आप देखेंगे ना, तो इस कोड के अंदर आपको इतने ज्यादा स्पेस रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर नॉर्मल सा यहाँ पे इस तरह से भी कोड ले सकते हैं, या सिंपल सा यदि आपको रखना है तो आप एक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक सीनियर प्रोग्रामर का दिखाऊं तो यहाँ पे कोई भी गैप्स आप नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा देखिए, आपके पास यहाँ पे जब भी आप वेरिएबल के बाद में इक्वल्स टू का साइन लगाने जा रहे हैं तो उसके बीच में आपको स्पेस जरूर देना चाहिए ताकि वो कोड दिखने में अच्छा दिखे। एंड इसके बाद में देखिए, यहाँ पे भी आपको ऑब्वियसली बात है आपको स्पेस का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो कोड आपको अच्छा दिखे। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे भी, तो आपको स्पेस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए, एक सीनियर प्रोग्रामर का कोड दिखाओ तो वो देखिए कितना नीट एंड क्लीन होता है, वहाँ पे आपका इंडेंटेशन, गैप, स्पेस वगैरह सब कुछ ध्यान रखा होता है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जूनियर प्रोग्रामर ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे मुझे इंडेंटेशन गैप देना है,
तो वो 1 स्पेस का ही दे देते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1 स्पेस का गैप। यस, मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 स्पेस के गैप दे दिए यहाँ पे। यस, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे 1 स्पेस की गैप की जगह मुझे 1 टैब का गैप देना चाहिए, ताकि ये थोड़े से अच्छे दिखाई दे, राइट। और अच्छे दिखाई देने से क्या होगा कि आप कोड को अच्छे तरह से समझ पाओगे और अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। जैसे एक सीनियर प्रोग्रामर का कोड देखे ना यहाँ पे, तो देखिए अच्छे से इंडेंटेशन गैप वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, प्लस इक्वल्स टू का साइन के बीच में अच्छे से गैप दे रखे हैं, और सब कुछ काम अच्छे से गैप करके साथ कर रखा है। तो जूनियर प्रोग्रामर क्या करते हैं, ज्यादातर ये गैप्स जो होता है वो हटा देता है, क्योंकि पाइथन वैसे बोलता है कि आपको गैप्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भी गैप्स आपको देने चाहिए, ताकि कोड आपका आसानी से अच्छे से दिखे। नेक्स्ट बोलते हैं यहाँ पे कि यदि आपका कोड है यहाँ पे और कोड को आपको इस तरह से लिखना है, तो आप जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट तरीके से लिखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या मिस्टेक हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर जूनियर प्रोग्रामर ने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद उसे फ्लोटिंग में कन्वर्ट किया है, और फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसे मल्टीप्लाई करके उसका एरिया फाइंड आउट किया है। जबकि ये जो फ्लोटिंग वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शंस का इस्तेमाल करके एक लाइन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता था, आपको मल्टीपल लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। देन इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस कोड के साथ क्या कर सकते हैं, आप चेकिंग पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे यदि आपके पास 2 इनपुट्स लिए गए हैं यहाँ पे, वो इन केस यदि फ्लोटिंग ना हो, इन केस फ्लोटिंग ना हो, तो ये आपको क्या देगा, एक एरर देगा। यस, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एरर्स मिलने वाली है, और इसलिए आपको एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी लगाना चाहिए। यस, आप अपने प्रोग्राम के अंदर जितना ज्यादा हो सके एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लगाइए, उससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम में अंदर कभी नहीं एरर आएगा। तो जूनियर प्रोग्रामर जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि एरर हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। वहां पे उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ पे उसकी एरर आ रही है, कहाँ पे एरर नहीं आ रही है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, पाइथन की नहीं बात कर रहा, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखे, वहां पे किस किस जगह पे आपकी एरर आ सकती है और वो किस पोजीशन पे आती है और उनका आने का रीजन क्या है, वो सब आपको ध्यान होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपके पास एरर आए तो उन एरर को आप हैंडल कर सको। तो देखिए इस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने कहीं पे भी एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। तो आपको एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए क्योंकि आपका जो डेटा आ रहा है वो डेटा आपका फ्लोटिंग आ रहा है, एक स्पेसिफिक आपके पास यहाँ पे आपके पास डेटा टाइप्स के अंदर आ रहा है। तो स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के अंदर जब डेटा आता है तो आपको एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, क्योंकि यूजर्स आपके पास कुछ भी इनपुट कर सकता है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपके पास एरर हैंडलिंग आपका होना चाहिए। जैसे देखिए एक सीनियर प्रोग्रामर का यदि मैं कोड की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाइल ट्रू लगा है, जो कि इस कोड को रिपीटली चलाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए लेंथ लगाई है और फ्लोटिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक किया गया कि यदि एरर आती है तो ये मिलना चाहिए, एरर नहीं आती तो ये मिलना चाहिए, और एरर आती है तो ये मिलना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने विड्थ भी ली है, और विड्थ के बाद उन्होंने डेटा गेट भी किया। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने क्या है, लेंथ और विड्थ का इस्तेमाल करते हुए आपका एरिया फाइंड आउट किया। तो ये एक मेजर की कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने चाहिए। बेसिकली बात करें यहाँ पे तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे मैं इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो हमेशा आपको स्ट्रिंग देता है, और आपको इंटीजर में चाहिए तो आप इंटीजर के लिए इंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूजर यदि आपको फ्लोटिंग वैल्यू दे दे, कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे दे, तो उस केसेस में वो आपको एरर शो करने लग जाता है और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो वहां से उसे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एरर हैंडलिंग की चीज लगाई जाती है। तो बेसिकली आपको ये छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं वापस एक कंक्लूजन पे आता हूँ, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे फर्स्ट एंड फॉल, जितने कम हो सके उतने कमेंट का इस्तेमाल कम करें। कमेंट कम इस्तेमाल करके वेरिएबल का नाम ऐसे डिफाइन करें ताकि आपके पास क्या करें, वो अपने आप में ही एक कमेंट बन जाए, राइट। वेरिएबल का इस्तेमाल जो आप इस्तेमाल करें, जैसे काफी लोगों को मैंने देखा है जूनियर प्रोग्रामर को, वो क्या करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं एक्स वाई जेड। यस, डेटा इनपुट कर रहे हैं, दैट्स एक्स वाई जेड, दैट्स अ सिंपल वेरिएबल। नॉट, ये यदि आप कर रहे हैं तो वो अपने प्रैक्टिस पर्पस पे कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बात आती है कोडिंग के बारे में, तो कोडिंग के अंदर जब आपका कोई डेटा आता है तो उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको डेटा का वेरिएबल बनाना चाहिए। जैसे मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा आ रहा है यहाँ पे और वो न्यूमेरिकल डेटा है, तो मैं लिखूंगा नम अंडरस्कोर इंटीजर। यस, इंटीजर लिखूंगा ताकि मुझे पता चले कि भाई इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा आ रहा है, राइट। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे कोई आपका स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो मैं उसको लिखूंगा डेटा टाइप या फिर डेटा या फिर डेटा स्ट्रिंग, ऐसे कुछ सिंपल्स वेरिएबल बनाऊंगा और वेरिएबल का नाम एक स्पेसिफाई करूंगा। सेकंड चीज बात करें यहाँ पे कि जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, और आपको एक लिमिटेड कंडीशन बनानी चाहिए। मतलब यदि आपके पास लगता है कि आपका एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होने वाला है और सॉल्यूशन के बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट लगने वाली है, तो पहले आप उस सॉल्यूशन को, रिजल्ट को निकाल लें, देन उसके बाद उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, तो वो ज्यादा आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल आपको लेस करना चाहिए। थर्ड चीज आती है आपके पास लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल। तो लूपिंग के अंदर आप फोर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको गैप मेंटेन वगैरह जो है वो थोड़ा अच्छे से करना चाहिए ताकि कोड की ब्यूटी बनी रहे यहाँ पे। देन उसके बाद में बात करते हैं कि आपको यदि लिस्ट एंड यदि डिक्शनरी की बात करें तो वहां पे लिस्ट कॉम्बिनेशन एंड डिक्शनरी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मैं बात करूँ कंडीशनल स्टेटमेंट में तो वहां पे आप शॉर्ट हैंड तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फंक्शन के अंदर बात करें तो फंक्शन के अंदर डॉक स्ट्रिंग लिखना ना भूलें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है डॉक स्ट्रिंग लिखना। उससे क्या होता है कि आपका फंक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है, और जब कभी भी फंक्शंस को कॉलिंग की जाती है या फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी होती है तो आप डॉक स्ट्रिंग से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, जबकि कमेंट आपको वो फैसिलिटीज नहीं देता है, राइट। तो फंक्शन के अंदर भी डॉक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको लैम्डा, आर्क्स एंड क्वार्क्स, ये 3 अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करता है यहाँ पे। एंड लास्ट बात करें यहाँ पे तो आपको एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड करना ना भूलें। यस, आपको कोड जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि यूजर को समझने में आसानी होगी, या फिर जो भी आपके पास नेक्स्ट पर्सन काम करने वाला है उसको उसके ऊपर काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अपने प्रोग्राम के अंदर जरूर डालें। तो ये थे कुछ आपके पास मेजर कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आप अपने जूनियर प्रोग्रामर और सीनियर प्रोग्रामर के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। तो जब भी आप कंपनी के इंटरव्यू में जाएं और वहां पे यदि आपके पास इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन पूछे या प्रोग्रामिंग लिखने के लिए बैठे, तो मेक श्योर ध्यान रखें कि आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट से और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाए, ताकि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सके। आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है आपको। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखता है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।